क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बचपन में बहुत होता था, पर अब आदत लग गई है। अब ये गलती मेरे से नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ जब भी आप घर में पंखा, ट्यूबलाइट या टीवी बेकार में चला हुआ छोड़ देते हैं तो कैसे घर वाले आपको डांटते हैं, बोलते क्यों बेकार में चला के छोड़ दिए हो, बिजली बिल कितना आता होगा। तो कैसा रहेगा अगर आप सच में जान पाए कि कितना आता होगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना आता हो, और तब जाकर आपकी आदत सुधरेगी और आप तब जाके बिजली का बेकार में वेस्ट नहीं करिएगा। आज के इस सेशन में हम बचे हुए न्यूमेरिकल 13 से लेके 18 तक एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पिछला सेशन मिस किया है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक अवन लिया गया है। इलेक्ट्रिक अवन और माइक्रोवेव अवन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। माइक्रोवेव अवन जिसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है, पर इलेक्ट्रिक अवन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक नाइक्रो मटेरियल का बना रहता है। आपने देखा भी होगा, उसी इलेक्ट्रिकल अवन को यूज़ किया जा रहा है। और उस इलेक्ट्रिकल अवन में दो रेजिस्टिव कॉइल्स हैं, ए एंड बी, और जिन दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है। इन कॉइल्स को अलग अलग मेथड से कनेक्ट किया जा सकता है। या तो सेपरेटली कनेक्ट कर दिया जाए एक 24 ओम के कॉइल को 220 वोल्ट सप्लाई में, या फिर दो कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करके तब 220 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्ट किया जाए, या फिर दोनों को पैरेलल में। तो आपको बताना है इन तीनों केसेस में जो करंट कंजप्शन होगा वो क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं कि हमारा 3 केसेस बनने वाला है, एक सेपरेटली वाला, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी का कितना है 24 ओम। अब हमको करंट निकालना है, कौन सा केस में, सेपरेटली वाले केस में। तो केस 1 ले लेते हैं जो कि सेपरेटली का है। तो सेपरेटली कनेक्टेड का मतलब सिर्फ एक ही कनेक्ट होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा उसका 24। तो आई निकालना है, आई इक्वल टू क्या होता है V/R ओम्स लॉ से, ठीक है। और वोल्टेज हमारा क्या है 220 और रेजिस्टेंस 24। इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आ जाएगा आपका 9.16 एम्पियर्स। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ ये कौन सा केस है, व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली। तो अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया गया है सीरीज में। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो आर इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा हमारा R1 + R2। आपको पता है फॉर्मूला। तो R1 + R2 यानी 24 + 24, तो ये आ गया हमारा 48 ओम। तो अब हमारा आर इक्विवेलेंट कितना 48 ओम आ गया है, और इसी को हमको कनेक्ट कहाँ करना है 220 वोल्ट वापस उसी में, और उस समय करंट डिटरमाइन करना है। तो I इक्वल टू V/R, वोल्टेज 220, रेजिस्टेंस 48 ओम। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आ जाएगा लगभग 4.58 एम्पियर्स का, ठीक है। ये कब हो गया, जब हमारा सीरीज में था। तो अब हम देख लेते हैं केस 3 में क्या होने वाला है। केस 3 कौन सा है, जिसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तो 1/24 + 1/24। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसका सीधा देख लीजिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दीजिए, जो कि यहाँ पे 2 है, तो 24/2 आपका 12 आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 1/12। तो इस रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया 12 ओम, ठीक है। 12 ओम जब रेजिस्टेंस हो गया तो अब क्या करंट रहेगा, तो करंट डिटरमाइन करें अगेन V/R फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज हमारा 220 है और रेजिस्टेंस हमारा 12 है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कितना आता है 18.33 एम्पियर्स।
तो ये देखिए डायरेक्ट इसका दोगुना है कि नहीं। तो क्यों आया यहाँ पे करंट 2 टाइम्स? क्योंकि जो हमारा पावर कंजप्शन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो सीधा हाफ हो जा रहा है, और रेजिस्टेंस हाफ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, करंट तो बढ़ेगा ही, और करंट बढ़ेगा, इसी वजह से हमारा यहाँ पे करंट ज़्यादा आ रहा है। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं, इसके लिए आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। यहाँ पर 2 केसेस लिए गए हैं। पहला केस है जहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्टेड है। जो सीरीज वाला केस है उसमें 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के सीरीज कनेक्शन के साथ, और इसमें आपको 2 ओम के थ्रू जो करंट पास हो रहा होगा वो फाइंड आउट करना है। वही हमारा केस 2 है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आपको 2 ओम के साथ जो फ्लो कर रहा होगा करंट वो फाइंड आउट करना है। और इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चों से हो जाती है। क्या होती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि करंट हमको पूरा निकालना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू ही करंट को पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि 2 केसेस बन रहे हैं। एक केस सीरीज वाला है और एक केस पैरेलल वाला है। जो सीरीज वाला केस है उसमें क्या क्या गिवन डेटा है, तो केस 1 लिख लेता हूं मैं। उसका क्या क्या गिवन डेटा हो गया आपका, उसमें वोल्टेज कितना है, जो बैटरी है वो वोल्टेज है हमारा 6 वोल्ट का, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंस जो है वो R1 है 1 ओम का और R2 है 2 ओम का। तो हम जान रहे हैं ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कीजिएगा, कितना आएगा आपका 3 ओम हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम आ गया है। तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं तो उसमें अगर हमको करंट डिटरमाइन करने के लिए बोल दिया है, जैसा यहाँ पे बोला गया है 2 ओम के रेजिस्टेंस से करंट डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो सेम होगा कि नहीं, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या करेंगे V/R, और R कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा है 6 और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का क्या निकला है 3, तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। यानी जो 2 एम्पियर का करंट है वो 1 ओम के थ्रू भी जा रहा होगा और 2 ओम के भी थ्रू जा रहा होगा। अब हमको पावर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो पावर का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, जहां पे हमको करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होता है। तो पावर इक्वल टू हो जाता है I²R। हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो I हमको पता है 2 एम्पियर यानी 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस 2 ही ओम लेना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और पावर का यूनिट होता है वाट। तो कितना आ गया हमारा पावर, 8 वाट। तो अब हम केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में क्या हो रखा है, केस 2 में जो गिवन डेटा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो बैटरी सोर्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4 वोल्ट का, और यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, लेकिन वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और वो कितने कितने हैं, R1 12 ओम का है और R2 2 ओम का है। तो यहाँ पर जो गलती होती है वो ये होती है, यहाँ पर भी आप पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लग जाते हैं, जो कि यूजलेस है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 ओम के थ्रू। जब 2 ओम के थ्रू जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण क्या होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम का है वो सेम होगा कि नहीं, सेम होगा 4 वोल्ट के जो बैटरी सप्लाई दिया हुआ है। यानी दोनों ही 12 और 2 दोनों में ही जो हमारा वोल्टेज है वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो वोल्टेज हमको पता है तो हम करंट नहीं निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो वोल्टेज कितना हो गया इस बार 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम का। तो ये फिर से आ गया आपका 2 एम्पियर करंट, ठीक है। अब पावर कैलकुलेशन की बात आई तो हमको आगे करंट मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, तो पावर का फॉर्मूला सेम वही अप्लाई कर सकते हैं, पावर इक्वल टू I²R। तो I² यानी 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R, तो ये आ गया अगेन 8 वाट्स। तो देखा आपने कि यहाँ पे भी 8 वाट और यहाँ पे भी 8 वाट। यही तो हमारा लास्ट में पूछ रहा है कि कंपेयर करना है, तो आप कंपेरिजन में क्या लिख देंगे
कि इन बोथ केसेस द पावर कंजम्पशन इज सेम इज इक्वल टू 8 वाट्स। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दो बल्ब लिए गए हैं, एक जिसका वाटेज है 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है, और दूसरा 60 वाट जिसका भी वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट ही है। अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट रखा जाता है, तो आपको करंट डिटरमाइन करना है कितना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद रखना है आपको सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे दो लैंप है, लैंप 1, उसका वोल्टेज रेटिंग पता है हमको, यानी पावर पता है हमको कितना है 100 वाट का, ठीक है। अब ये इसका वोल्टेज रेटिंग भी दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा लैंप जो है वो लैंप 2 हमारा, उसका ही पावर रेटिंग दिया हुआ है कितना 60 वाट का, और उसका ही वोल्टेज रेटिंग हमको 220 ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपको करंट बताना है कि कितना कंज्यूम कर रहा होगा। तो अगर आपको पावर का फॉर्मूला याद होगा तो जो कि होता है V इंटू आई, ठीक है, आई स्क्वायर आर भी होता है, V स्क्वायर बाई आर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम V इंटू आई लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको करंट पता करना है, ठीक है, और वोल्टेज पता है दोनों ही केस में, और पावर जो है वो है 100 वाट और इस केस में 60 वाट। तो हम आराम से करंट नहीं पता कर सकते हैं, तो इस केस में I1 ले लेते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V, तो पावर 100 डिवाइडेड बाई 220, 0.45 एम्पियर्स। तो लैंप 1 जो है वो 0.45 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अब हमको लैंप 2 के लिए निकालना है। लैंप 2 के लिए भी जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे करंट निकालने का, वो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर बाय वोल्टेज, ठीक है। इसी फॉर्मूला से आया है पावर बाय वोल्टेज करने पे। तो I2 कितना हो जाएगा हमारा, पावर कितना है इस बार 60 डिवाइडेड बाई 220, तो इस बार आपका कितना आ जाएगा 0.27 एम्पियर्स, ठीक है। ये क्या हो गया I2 का वैल्यू और ये हो गया I1 का वैल्यू। और टोटल करंट कितना होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 कितना निकला हमारा 0.45 प्लस 0.27, इन दोनों को ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 0.72 एम्पियर्स, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है वो आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस क्वेश्चन को तो कैलकुलेट करना आप सबको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप घर पे टीवी फैन चला के छोड़ देते हैं तो मम्मी पापा कैसे आपको डांटते हैं, क्यों बेकार में चला के छोड़ दिए हो, इसको बंद करो। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे एक टीवी है जो कि 250 वाट का है, जिसको 1 घंटे तक चला के छोड़ दिया गया है, और एक टोस्टर है जो कि 1200 वाट का है और उसको 10 मिनट्स के लिए ही चलाया गया है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आज आपको पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आप वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बेकार में किसी भी इक्विपमेंट को चला हुआ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमारा जो टीवी है उसका वॉटेज कितना दिया हुआ है, टीवी का पावर 250 वाट का है, और टाइम कितना हो गया हमारा 1 आवर। तो यहाँ कैलकुलेशन के वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 आवर है, और कभी भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करते हैं। तो आर हमारा टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो ये सेकेंड्स में करने के लिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो कैलकुलेशन में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि डेटा 3600 लेना है टाइम, ठीक है। तो अब हमको एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहा है वो पता करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है कि नहीं, ठीक है। पावर इनटू टाइम मैंने बताया हुआ है आपको। तो पावर यहाँ पे है 250 और टाइम आ गया हमारा 3600 सेकेंड्स। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आ जाएगा लगभग
9,00,000। तो 9 लाख जूल आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो टीवी 1 घंटे में ही। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड डेटा है वो देख लेते हैं। उसमें क्या है, एक टोस्टर लिया गया है। टोस्टर जो है उसका वाटेज दिया हुआ है 1200 वाट्स। ठीक है, और उसको कितने देर के लिए छोड़ा गया है, टाइम है यहाँ पे 10 मिनट्स। अगेन यहाँ पे देखिए मिनट्स में है तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में। तो 60 × 10 कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 600 सेकेंड्स। अब फिर से हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है हमारा 1200 वाट इंटू टाइम 600। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा 7,20,000 जूल। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हमको जूल भी मेंशन करना है। तो लास्ट में हमको कंपैरिजन के लिए बोल रहा है। तो कंपैरिजन आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये 9 लाख जूल्स ले रहा है और ये ले रहा है 7,20,000 जूल्स। तो यहाँ पे ज़्यादा ये है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, हेंस टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऑन किया गया था। तो इसीलिए कैलकुलेट हमको देखना है कि पावर भले कम रहे, अगर उसी को ज़्यादा देर तक अगर आप चला देते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। वहीं इसका पावर ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे चलाया कम देर के लिए गया है, इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ा इससे कम आया है। इसको 20 मिनट पे चला दिया जाता तो ये ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे आप आराम से समझ गए कि क्या लिखना है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि 8 ओम के रेजिस्टेंस का है और उसको सर्विस मेंस में 2 आवर्स के लिए कनेक्ट किया गया है और वो 15 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ कर रहा होता है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि रेट ऑफ हीट कितना जनरेट हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो एक हीटर है उसका गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम का है और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, वो कर रहा है 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स के लिए। तो ये हमारा हमने गिवन डेटा लिख लिया है। इसके बाद हमको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, ये पता करना है। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है I स्क्वायर आर टी। तो जहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम है। तो ये तो हो गया हमारा हीट जनरेटर का फॉर्मूला। यहाँ पे हम आराम से ये पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो है रेट। यहाँ पे रेट वर्ड जो है, रेट का मतलब होता है दर, यानी जब भी आप ये रेट वर्ड सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डिवाइड में क्या करना है, हमको टाइम करना है। ठीक है, तो ये है असली यहाँ पे कैलकुलेशन। यहाँ तो आपको हीट जनरेटेड आप निकाल सकते थे आराम से, लेकिन वो गलत हो जाता। यहाँ पे डिवाइड करना है आपको टाइम से। तो टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में ये 2 आवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर्स पुट करने का या 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करके पुट करने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये टी टी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा रेट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट जनरेटेड क्या हो जाएगा हमारा I स्क्वायर आर। ये जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, यही तो फॉर्मूला है पावर का। तो रेट ऑफ हीट जनरेटेड अगर पूछ दे तो हम एक्चुअली में पावर निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे I स्क्वायर आर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस जो है 8 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 1800, जो कि जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं या फिर वाट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा 1800। तो पहुंच गए हम सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ये सीरीज ऑफ 5 क्वेश्चंस है जिनका आंसर मैं आपको यहीं पे दे दूंगा। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प। तो इसका आंसर है जो टंगस्टन एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जो कि ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का होता है, और साथ ही साथ में इसका रेजिस्टेंस भी जो होता है वो ज़्यादा ऑफर कर रहा होता है। तो टंगस्टन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि हीट भी जनरेट करता है और ग्लो भी होता है, और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या लिखेंगे ये देख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा है क्या कह रहा है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है जैसे कि इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, इनमें जो मटेरियल यूज होता है वो ना कि प्योर मटेरियल यूज करते हैं बल्कि हम यूज करते हैं एक एलॉय को। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो भी हमारा एलॉय होता है उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होता है और इसी कारण से वो हीट भी ज़्यादा जनरेट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो बर्न भी नहीं होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। तो हमारा जो सी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हम कभी भी डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो ये है कि जब भी हम सीरीज कनेक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग डिवाइड हो जाता है और इसी कारण से जो डिवाइस है उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। इसका एक और रीज़न है कि कभी भी जब सीरीज कनेक्शन में इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं उनमें से एक अप्लायंसेस भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो पूरा ही अप्लायंस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करते हैं वायरिंग के लिए, हम हमेशा इक्विपमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, हाउ अ रेजिस्टेंस विल वेरी विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो हमको पता है इसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन का होता है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आ गए हम लास्ट ई क्वेश्चन पे जो कि कह रहा है कि एल्युमिनियम एंड कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए। तो आपको पता है सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर और गोल्ड, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये अच्छा माना जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो आप आराम से ये आंसर लिख सकते हैं। To change your